हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब? लो मैं फिर वापस आई। हाँ, आज मैं आपको बड़े भाई साहब चैप्टर बोला था ना, वो पढ़ाने आई। हाँ हाँ, मुझे याद है कंक्लूजन। वो बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले आपको पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज का कंक्लूजन लिख रहे हो, निष्कर्ष किस बात का लिख रहे हो। आपका कंटेंट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, तभी आप अच्छे से अपना निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज बड़े भाई साहब चैप्टर से। बोला था ना मैंने, प्रेमचंद। हाँ हाँ, मेरे फेवरेट। ओके, अभी मैं आज आपको प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा बता दे। क्या होता है, जब भी आपका पेपर आएगा ना, तो उस टाइम पे पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या तो प्रेमचंद के कभी जीवनी से जुड़े रहते हैं, या फिर किसी लेखक और दूसरे जो है उनका जीवनी, या फिर उनकी मृत्यु, या फिर उनका उनको क्या मिला, क्या पुरस्कार मिला, क्या सम्मान मिला, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया। इन सब चीजों से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों ना हम इसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते चले। ठीक है, तो पहले शुरुआत करती हूँ लेखक परिचय। प्रेमचंद। प्रेमचंद जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, 1880, यानी 31 जुलाई 1880। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलती हूँ, मुझे पता है आजकल के बच्चों का हिंदी का जो अंक गणित है जरा हाँ कमजोर है। हाँ ठीक है, सही कर। ओके, 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। पहले इसको समझो। प्रेमचंद जी ने पहले शुरुआत की लिखने की उर्दू से। उनकी पहली जो लेखन थी वो थी उर्दू में, तुर्जे वतन, आगे आप पढ़ोगे, जिसमें उन्होंने उर्दू में पूरा लिखा। उस वक्त हमारा जो देश था वो आजाद नहीं था। हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ थे। दोनों में हिंदी उर्दू दोनों ही कंपल्सरी। वैसे भी आप अगर व्याकरण का पढ़ोगे तो देखोगे कि हिंदी और उर्दू को बहन बोला गया, दोनों सगी बहनें बोली गई। आप ये भी जानते हो कि उर्दू के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में यूज किए जाते हैं। जैसे खुदा ना खास्ता हम बोल देते हैं, जैसे जायद, जहर, ये सब जो वर्ड है ये सब अरबी या उर्दू से लिए गए। हिंदी में हम उनको एज इट इज यूज करते हैं। ग्रामर का पार्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें इसको मैं अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में उन्होंने अपना नाम रखा था नवाब राय। बाद में जब उन्होंने हिंदी में अपना लेखन कार्य शुरू किया, इन्होंने प्रेमचंद जी, तो उन्होंने अपना नाम रखा धनपत राय। मगर ये नाम उनको उनके साहित्य के नाम से सही नहीं लगा, कुछ अनमैचेबल लग रहा। जैसे मुझे मेरा नाम डॉली झा, हिंदी टीचर, थोड़ा अजीब काउंट करता है ना। लॉजिक की टीचर, वो तो हिंदी, तो फिलहाल एडजस्ट। हाँ, मुझे पसंद है मेरा नाम मुत्ता मुत्ता। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपना जो उनका रियल नेम था धनपत राय, उसको उन्होंने चेंज किया और उन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद। और यकीन मानो ये नाम उनके लिए बड़ा सही साबित। अब मैं सही साबित क्यों बोल रही हूँ उसके पीछे क्यों, उन्होंने जब उनकी पहली लेखन कला जिसमें दिखाई सोचे मतलब जो उर्दू में थी, एक्चुअली अंग्रेजों का जमाना तो था ही, और दूसरे लोगों का था ही नहीं। फिर बाद में उन्होंने जब अपना नाम प्रेमचंद रखा और इस नाम से उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया, तो कहने की बात ही नहीं रह गई है कि इस लेखन कार्य की वजह से साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता, शिखर पे। प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदी साहित्य का बीज से लेकर ऊपर तक का, शिला तक का एक नाम है, जिनकी कहानियां, जिनके अलग अलग आत्मसंस्मरण, जिनके उपन्यास निर्मला, उसके बाद आपने सुना होगा गोदान, कर्मभूमि, हाँ मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत।
ये सब उन्होंने लिखा और ये सब मील का पत्थर साबित हुआ। आज तक लोग पढ़, आगे बढ़, निजी व्यवहार और पत्राचार्य धनपत राय नाम से ही करते रहे। जब भी वो उनको कोई पत्र आता था या जब वो अपना पर्सनल काम करते थे, बैंक वगैरह का काम करते थे, उसमें उन्होंने अपना जो नाम है धनपत राय वही रखा। सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। तब्दील भी एक उर्दू वर्ड है जिसमें उन्होंने अपना नाम रखा था तेज। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जो मैंने पहले ही आपको बताया, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। इसके पीछे आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। जीने के लिए संसाधन चाहिए, जीने के लिए साधन चाहिए, जीने के लिए रोजी रोजगार चाहिए, उन्हें भी चाहिए था। और यकीन मानो उस वक्त का जो लेखन कार्य था वो आज के लेखन कार्य से मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। आज कोई भी अगर लेखक बनता है उसको बहुत सारे पब्लिशर्स मिलते हैं, उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं, पूरे लाइफ उसको उसका बेनिफिट। बट पहले ऐसा नहीं था। अगर आपने कुछ लिखा है तो उसको छपवाने तक के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। जद्दोजहद नहीं तो फिर उन्होंने क्या किया, आजीविका के लिए उन्होंने अलग अलग कार्य किए, जिसमें उन्होंने मास्टरी किया, इंस्पेक्टर का काम किया, मैनेजर का काम। साथ ही साथ उन्होंने अपने संपादन कार्य को भी जारी रखा। कैसे? उन्होंने हंस, माधुरी जैसी और जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन कार्य भी जारी रखा। कुछ समय बंबई, जिसका अभी का नाम है मुंबई, को फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं। कुछ टाइम उन्होंने सोचा कि चलो फिल्मों में कुछ लिखकर दिखाता हूँ, देखता हूँ कुछ मजेदार मिले, अच्छा लगे, मजा आए। मगर हुआ यूं कि उनको इसमें ज्यादा मजा नहीं। तो उन्होंने जो फिल्म में जो लेखन का कार्य था, कहानी लेखन का, स्क्रिप्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने छोड़ दिया। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी है। आपको मैं बता दूं कि हीरा और मोती, दो बैलों की कहानी, गोदान एक ऐसी कहानी है जिसमें गाय के दान पे कहानी। एक कहानी है गबन, ये सब गबन उपन्यास नोवेल। इसमें एक ऐसी लड़की जिसको गहने से बहुत प्यार है, वो बचपन से ही मानिक मोती के गहनों से खेलती है, संजोती है, और जब उसकी शादी होती है तो उसका पति बैंक में काम, मगर एक टाइपी के बाद किसी कारणवश, सुनाऊंगी कभी कहानी के बारे में, इससे पूरा एक मैं बनाऊं पूरा, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। तो उसमें उसको किसी कारणवश चोरी की सजा के तहत जेल जाना पड़ता है, और वही लड़की जिसको अपने गहनों से इतना प्यार था, अपने पति को बचाने के लिए गहनों को बेच, बताया था पढ़ना कभी वक्त मिलेगा। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। परिपाटी का मतलब होता है पूरी रूपरेखा। नोट डाउन भी करते जाओ साथ ही। देखो, प्रेमचंद जो थे ना, बहुत गरीब थे। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, असुविधाएं क्या होती है।
इन सब चीजों को जब उन्होंने देखा, बहुत करीब से देखा, तो उन्होंने जाना कि कितनी मुश्किल होती है जिंदगी जीना, कितना मुश्किल होता है जिंदगी को आगे ले जाना, एक एक रोटी के लिए, एक एक वक्त के खाने के लिए कितना मुश्किल होता है। अपने आप को कितना नजदीक से देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ था, उन्होंने बहुत करीब से देखा है। और शायद यही वजह रही क्योंकि कहानियों में, उनके उपन्यास में सबसे ज्यादा जो निम्न वर्ग, गरीब वर्ग, दुख, दलित और जो बहुत ज्यादा सताया हुआ सामाजिक वर्ग है, उनको उन्होंने दिखाया और उनके साथ उन्होंने बहुत जजमेंटल रहे, उनके साथ पूरा न्याय किया और उनको वो दिखाने में, बताने में बिल्कुल सार्थक समझा। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन की बिक्री। उन्होंने अपनी कहानियों के हीरो जो बनाए, कोई एक्शन फिल्म का हीरो हो, कोई जादुई दुनिया का हीरो, कोई हैंडसम सा हीरो नहीं था, एक आम इंसान, एक धरती से जुड़े इंसान, कर्मभूमि का एक ठीक सा दिखने वाला लड़का, गोदान की एक आम सी लड़की, गबन के एक आम से किरदार, ऐसे लोगों को, निर्मला एक आम सी लड़की, इन सबको उन्होंने अपने किरदार में रखा, जहां पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आम जिंदगी से जुड़ने के बाद जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि क्या मुश्किलें आती हैं, तो मेरे उपन्यास का हीरो, मेरे किताबों का हीरो एक आम आदमी, उन्होंने उनको अपने उपन्यास में अपनी कहानी जगह दी और उनको उन्होंने, यानी उनके प्रमुख पात्र जो थे, जो मेन कैरेक्टर था साहित्य का, उनका, लिटरेचर का, वो कौन था? वो एक आम आदमी। ऐसे लोग जिनको प्रताड़ना और लांछन, प्रताड़ना मतलब बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा, लांछन मीन्स कलंक, ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी कहानी का किरदार, और यही वजह रही शायद, और मैं भी इस चीज को यकीन मानती हूँ कि वो दिल तक पहुंची। और हम जो बोलते हैं ना प्रेमचंद को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, शायद यही वजह रही कि वो वहां तक पहुंच सके जहां तक लोग उनके, उनसे वो देख सके, उनकी नजर से देख पाए क्या आम आदमी क्या हो। और शायद यही वजह रही कि उनके इस दिखाने में हमने अपने दिलों में 8 अक्टूबर 1936 में का दयावसन। प्रेमचंद भी ने जितनी भी कहानियां लिखी, ये सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंड में संकलित। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण रह गया, इसके लेखक के कार्य के साथ ही की मृत्यु हो गई और वो इस कथा को पूरा नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10वीं के क्लास में उनका जो चैप्टर है बड़े भाई। आपको पता है मेरा भी बड़ा भाई, हाँ, इसमें जो कैरेक्टर दिखाया है उसे थोड़ा बहुत मिलता ही है, मगर आजकल के भाई वैसे नहीं होते और छोटे भाई भी वैसे नहीं होते, छोटे भाई बहन भी वैसे नहीं होते जो बड़े भाई को की आज्ञा इतनी माने, मम्मी पापा की इतनी मानते। ठीक है, मानते हो तो अच्छी बात है, गुड। चलो, जैसा कि मैंने कहा था पाठ प्रवेश पढ़ना बहुत जरूरी है। पाठ प्रवेश से तुमको क्या मिलेगा? बोलो बोलो जल्दी। यस एग्जैक्टली, तुमको तुम्हारा इंट्रोडक्शन का पार्ट मिलेगा, वैसे क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन बुक से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें क्यों ना टोकता,
हाँ मुझे भी कितनी बार लगता है, मुझे भी लगता है अरे कब मैं 20 ईयर्स की हो जाऊंगी, फिर मैं अपनी मर्जी की कर पाऊंगी। आपको भी लगता होगा ना, अभी 10th में हो, पढ़ो, ये करो, ये मत करो, रोक टोक, बड़ा गुस्सा आता है ना कभी कभी। यकीन मानो ये रोक टोक लाइफ के लिए जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी, तो ब्रेक चाहिए। ओ, तो ऐसा होता है कि हमें कोई टोके नहीं, लेकिन इस गुलामी में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हो तो आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल गया। बताती हूँ लेखक को ये जो अ, सोच आई है लोग लेखक के अंदर, वो क्यों आई है वो हम आगे जानेंगे। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में भी शामिल होने से अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहे, क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उससे एक छोटा भाई और है, उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती। यस, ये एक प्रॉब्लम झेलना पड़ता है बड़े लोगों को। छोटे हो ना तो आपको जरा एक सेफ जोन में आप रहते हो कि हाँ चलो ठीक है, छोटा है, सीख लेगा, कर लेगा। होता है ना ऐसा, मैं भी छोटी थी, मेरे साथ भी होता था। मुझे ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट रखता नहीं था, मगर थोड़े बिगड़ जाते हैं, इसको करना चाहिए। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको बहुत सुनना पड़ा, अरे तुम ऐसे करोगे तो वो क्या सीखेगा, अरे तुमने ये किया इसको क्या बताएंगे हम। उससे जो हमारा अपेक्षा होता है, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशंस, हमारी आशाएं ज्यादा रहे, बहुत सुनना पड़ता है। जो बड़े हैं और ये देख रहे वीडियो, उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है। छोटे अपनी गलती बड़ों पे डाल देते हैं और फिर उनकी गलतियों का भी कार्यभार उन्हें ही संभाल। तो यहाँ जो बड़े भाई साहब थे, उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती थी। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम। इस आदर्श को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता। तिरोहित मतलब अनदेख। लोग अपना बचपन, होता ना, मैं बचपन में ये यादें थोड़ी धुंधली पड़ जाती, क्योंकि बचपन में भी उनका जो बचपना था वो अपने छोटे के बचपने को बचपना न रहने देने के लिए बड़े होने में चला जाता। तो बड़े भाई साहब जो हमारे ये पूरे चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, वह टॉम है, पूरा शीर्षक ही उन्हीं पे है। तो उनका भी कुछ ऐसा ही था। अब ऐसा नहीं था कि उनको मजा मस्ती नहीं करना था, मगर करते क्या, आदर्शवादी बनना पड़ता है। तो फिर छोटे भाई बहन सुनाना शुरू कर, उनसे ज्यादा लोग। चलो आगे आते। बड़े भाई चैप्टर पे आते। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। सुनना जरा, उन्होंने भी उसी पर पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। जब लेखक ने पढ़ना शुरू किया था तभी उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया था। उम्र में उनसे कितने बड़े थे, 5 साल बड़े थे। ये याद रखना चाहिए, तो अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव कि छोटे भाई से बड़े भाई साहब कितने साल बड़े थे। हाँ मैं ये भी करती रहूंगी, आपका जो चैप्टर रीडिंग में करूंगी ना, उस चैप्टर रीडिंग में आपका कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा और फिर कौन सा लाइन है जिस लाइन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आए, क्या इसके इस लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर यथार्थ में समझाइए, या फिर यहाँ मनोभाव बताइए, या फिर इसके बारे में विस्तार से लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आए। तो पहला तो कितने साल बड़े थे ये अंडरलाइन कर लेना, कितने दर्जे आगे थे, दूसरा क्वेश्चन 3 दर्जे आगे। पहला क्या था, कितने साल बड़े थे,
और दूसरा कितने दर्जे आगे थे। तो याद रखना 5 साल बड़े थे, 3 दर्जे आगे थे। उन्होंने भी उसी पर पढ़ना शुरू किया था जब छोटे भाई ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन ये एक आदत थी कि वो जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। अब यहाँ पर छोटे भाई साहब ने बड़ी होशियारी से बड़े भाई साहब पे कमेंट भी किया है विद द रिस्पेक्ट। यस, आगे आप सुनोगे क्या है जी। इस भवन की बुनियाद, भवन बोलते हैं घर को, या कोई बिल्डिंग हुआ या कोई महल बनाया उसको बोलते हैं मकान। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहिए जिस पर आलिशान महल बन सके। आलिशान मतलब बहुत ही शानदार महल बन सके। कहते हैं ना, नींव मजबूत हो तो ही फिर आप उस पर कुछ मजबूत खड़ा कर सकते हो। देखा होगा आपने, जब घर बनाते हैं तो नीचे कुर्सी जाती है, कुर्सी से मतलब चलो बताती हूँ क्या होता है। जब भी ना घर बनाया जाता है ना, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, कोई घर बनाया जाता है तो बेस दिया जाता है। बेस कैसे दिया जाता है? आपका ऊपर का जो प्लॉटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग नीचे प्लान किया जाता है और उस प्लानिंग पे पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार किया जाता है। वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। फिर उसमें जो मिट्टी भरी जाती है, सीमेंट बालू भरे जाते हैं, गिट्टी भरी जाती है और उसको बहुत मजबूत बनाया जाता है। और फिर साइड में पिलर्स दिए जाते हैं। पिलर्स तो पता होगा ना, हर एक घर को बनाने के लिए पिलर्स दिए जाए। तो ऐसे पिलर्स दिए जाए ताकि घर जब बने तो वो चारों तरफ से मजबूत। यहाँ पे एक चीज बहुत होता है, हमारा जो स्टडी है उसकी मजबूती नहीं होनी चाहिए, तो आगे चल के हमने अगर शुरू से ध्यान नहीं दिया ना, सोचा चलो अभी तो साल भर है कर ले, 6 महीना है चलो ना कर ले, अरे यार 2 महीना है चलो ठीक है कर ले। बहुत बच्चे तो ऐसे ये यकीन मानो, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि सुबह एग्जाम हो तो रात को पढ़ते हैं। मगर इतना जानो कि तुरंत का बनाया हुआ सही नहीं था। अब तुम सोचो ना, कोई घर मैंने बनाया और अभी बनाया और सूखने भी नहीं दिया और पानी डाल दिया, रहेगा कि नहीं रहेगा? मजबूती तो आने दें, तब तो वो हमें भी रख पाएगा। तो जरूरत है मजबूत नींव की। वही यहाँ पे लेखक ने कहा है कि वो कोई भी चीज जब करते थे तो चाहते थे कि उसकी नींव जो है बहुत मजबूत, ताकि कहीं से भी गिरने के चांसेस ना। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अब यहाँ पे जो बात किया ना लेखक ने, वो थोड़ा सा अलग सा है। उन्होंने अपने भाई को बेहतर दिखाने की कोशिश की है, मगर पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं चाहिए, लेकिन इतना लेजी बनना भी नहीं चाहिए। हाँ बताइए होगा, 1 साल का काम 2 साल में करते, 3 साल भी लगा देते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। ये लाइन कितनी बार लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आ चुकी है। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? लेखक यहाँ पर किस बात की ओर इशारा करना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन आता है, या फिर ये ऐसे भी आता है कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस वाक्य की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अलग अलग तरीके का है, इसको अंडरलाइन करो। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील मतलब पढ़ाकू थे, हमेशा पढ़ते रहते, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया कर। हाशिया मतलब मार्जिन, बुक में से लाइन रहती है ना, उसको बोलते हैं हाशिया। चाहिए तो लिख। अध्ययनशील मतलब पढ़ा, बहुत ज्यादा जो स्टडी करते हैं। अब वो क्या करते थे, हरदम पढ़ते रहते थे। अब पढ़ते पढ़ते बोर तो होंगे ना, तुम भी होते हो, भी होते हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत, और आजकल के बच्चे बहुत होते हैं।
प्लीज अभी मोबाइल मत उठाना, टाइम नहीं मोबाइल उठाने, बाद में एग्जाम दे लो, बहुत सारा टाइम बचेगा, फिर करोगे क्या, फिर मोबाइल उठाने का मन करेगा। हाँ यकीन मान। तो वो क्या करते थे, अपने दिमाग को आराम देने के लिए उस वक्त उन्होंने किताब के हाशियों पर चित्र बनाते रहते, अलग अलग पेंटिंग्स करते रहते, जैसे चिड़ियों के, कुत्तों के, बिल्लियों के अलग अलग पेंटिंग्स बनाते। अजीब है ना, मगर करते बहुत सारे लोग, मैं भी करती थी। मुझे जब भी बोर होता रहता था ना, तो कोई पिक्चर्स बनी हुई है ना बुक में, तो उसी के ऊपर उसको ड्रॉ करती रहती, उसको कलर करती रहती। आप भी कुछ ऐसा करते हो क्या? चलो कमेंट डाउन करके बताना क्या करते हो। हाँ मैं पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ अभी मुझे कमेंट आया मेरे लास्ट वीडियो पे, कौन थी मुझे नहीं पता, उसने कमेंट किया था कि हमें आपकी जरूरत नहीं, हम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ लेंगे। वेरी गुड, एक्चुअली नेक्स्ट टॉपर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आपको पता है एक बात, देखो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, हम वो भी रखते हैं, हम आर डी शर्मा को भी रखते हैं, हम निर्मल जोशी की बुक भी रखते हैं, हम अलग अलग लोगों की बुक्स रखते हैं ताकि हमारी जानकारी बढ़े, है ना, करते हैं ना। हमें कोई टीचर आता है पढ़ाने, बुक से ही पढ़ाता है, और बुक की क्वेश्चंस के अलावा बख्शिश भी देता है। उस समय वो तो ये नहीं सोचता ना कि नहीं नहीं इतनी जानकारी बस हो गई, ज्ञान का कोई दायरा नहीं है, ले लो ना जहां से मिल रहा है, नेक्स्ट टॉपर्स भी ले लो, मुझसे भी ले लो, बाकी कहीं से भी ले लो, कुछ तो नया सीखने मिल जाएगा, सब कुछ तो अलग बताएंगे कि हर एक इंसान अलग कैरेक्टर है ना। चलो शायद अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैं बोल रही थी ये बात, कि आपको ज्ञान लेने के लिए जरूरी होता है बहुत सारे लोगों से आपका ज्ञान मिल जाए। पता है आपको, लोग ज्ञान देना नहीं चाहते, मेरे तक सीमित रहते। टीचर ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको ये नहीं सोचता कि हाँ मेरा नॉलेज को चला जाएगा, नहीं सोचता। वो आपको ज्ञान, वो चाहता है कि जितना मुझे आता है मेरे स्टूडेंट को उससे ज्यादा है ना। तो जहां से ज्ञान मिलता है ले लो। अभी देखिए क्या हुआ, फिर क्या करते थे, और बोरियत से बचने के लिए एक ही शेर को बार बार, शेर और शायरी मेरा फेवरेट है, ओ माय गॉड मैं लिखती भी हूँ। अच्छा चलो ठीक है, किसी दिन ना मैं अपनी गुलजार साहब मेरे फेवरेट है, और गुलजार साहब के अलावा मैं खुद भी लिखती हूँ, तो किस दिन मैं आपको अपना लिख के दिखाऊँ। तो वो क्या करते थे कि बहुत सारी शेर व शायरी अलग अलग सुंदर अक्षरों में लिखते थे। मेरे ये चटर पटर याद रखना, तो लाइनें याद रखने में इजी है शायद, ये मेरा ट्रिक है। मुझे कोई याद नहीं था एक्चुअली, मुझे नाम नहीं याद रहते, तो मैं ना मेमोराइज कर लेती हूँ कि अच्छा ऐसा कोई नाम, जैसे किसी का नाम बहुत हर्षवर्धन, तो मैं सोचती हूँ अच्छा हर्षवर्धन बड़ा साहित्यिक सा नाम है, बड़ा सांस्कृतिक सा नाम है, तो उसको ऐसे याद कर लेती हूँ। या फिर अगर किसी का नाम है राहुल, ओके शाहरुख खान, तो मैं ऐसे याद करूँ। तो आपका एक ये मेमोराइजेशन का भी एक अच्छा पार्ट है। तो मैं जो ये चटर पटर करती हूँ ना, इसे आप किताब की लाइन है क्या, मैंने बोला था क्या शेर शायरी, हाँ। तो बड़े भाई साहब को भी शेर शायरी सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का आदत था, और इससे वो अपनी बोरियत दूर करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन जैसे कि एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, इबारत बोलते हैं कोई अच्छी सी लाइन, कोई खूबसूरत सी लाइन, कोई स्लोगन, उसको इबारत बोलते हैं। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, इस वर्ड की कोई मीनिंग नहीं थी, मगर बड़े भाई साहब क्या करते थे, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इस तरह के लाइंस लिखते थे। राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। यहाँ पे बड़े भाई साहब ज्यादा होशियार, वो ये सब हरकत क्यों करते थे, छोटा भाई समझ नहीं पा रहे, और उनसे पूछने का साहस भी ना हुआ। बताया था ना उस टाइम के थे तो डरते थे उनसे, तो पूछा भी नहीं कि आपने सब किस लिखा है।
हम और आप रहेंगे तो पूछ लेंगे भैया ये क्यों लिखा है, और हमारा भैया बता भी देगा। नहीं तो पहले के भाई तुमको क्या जरूरत है, अपने काम से काम रखो। एक्चुअली आजकल के भाई अच्छे है ना, शूज आते हैं ना, अच्छा है। हम उनसे अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, मतलब कुछ हमारा प्रॉब्लम हुआ तो हम उनसे बात कर पाते हैं, मसलन भी ऊपर। रचनाओं को समझाना मेरे लिए छोटा बड़ी बात। अब वो थे 9वीं जमात और लेखक थे 5वीं जमात, तो उनको ऐसा लगा कि शायद मैं इस बात की गहराई तक ना जा पाऊं, उन्होंने नहीं पूछा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज। बुक्स मैं शायद में दिखा दूंगी, अगर चाहिए तो तुम लोग बुक्स लेके बैठो जब मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो अंडरलाइन करने का काम, जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो काम, वो सब कर लो। अच्छा एक पेज हो गया है हमारा, एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं। इस पेज पे हमने पढ़ा कि कैसे बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से कुछ साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे, बोलो जल्दी। यस 5 साल बड़े थे। और कितने दर्जे आगे थे, जल्दी जल्दी। 5 नहीं 3 साल, 5 बड़े थे लेकिन क्लास में 3 साल आगे थे। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वो क्या करते थे, अपनी बोरियत दूर करने के लिए वो तरह तरह के पेंटिंग्स बनाते थे, या शेर व शायरी को अलग अलग हैंड राइटिंग्स पे लिखते थे, या अलग अलग तरह के स्लोगन लिखते थे। और लेखक चाहता था कि उनसे पूछे, मगर बड़े भाई साहब की रिस्पेक्ट में वो उनसे नहीं पूछता था, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि अगर पूछूंगा तो शायद मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, और शायद बड़े भाई साहब बताए। ठीक है, इस पेज पर अगर तुमको कोई ऐसा वर्ड लगता है कि तुमको नहीं आ रहा है तो तुम कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और 2 मैंने क्वेश्चन भी बताए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक काम करो, जहां जहां से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो बना लो। थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या करती हूँ, जब चैप्टर खत्म कर लूंगी ना तो मैं पूरे हर एक पेज में से कितने तुमको ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं वो बताती जाऊंगी, नोट डाउन कर लेना। और अगर उसी टाइम पे ज्यादा लंबा ना हुआ तो फिर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बुक में से आ सकते हैं, मुझे जैसा लगेगा वो भी मैं तुमको लिखवा दूँ, तो वो तुम लिख ले। तो ऐसे होगा ये कि तुम ज्यादा बेहतर तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है वो कर पाओ। और यकीन मानो ओन वर्ड्स में लिखो, डोंट वरी, किताबें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी टीचर हम जैसे तो अच्छा लगता है अगर आपने अपनी मर्जी से लिखा, अपनी बातें आपने शेयर की, आप अपने तरीके से लिखते हो, अच्छा लगता है। तो किताबी बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ यकीन मानो, बोला था ना 98 95 आता है हर बच्चे को, तो इतना यकीन रखना अच्छे से लिख पाओगे और आंसर अच्छे से कर पाओगे। जितना समझ में आ रहा है ना उसी को लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज करूं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा क्या, चलो ठीक है। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ, प्लेलिस्ट में रख दूंगी, ताकि तुमको अगर लगे कि कंटिन्यू देखना है तो कंटिन्यू देख लेना, और अगर लगे कि इतना देख लिया अभी मैं नेक्स्ट क्लास वाला नेक्स्ट बाद में देखूंगा तो बाद में देख लेना, ठीक है ना। बच्चे बोर हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी बोर हो जाती हूँ। 50 मिनट का क्लास रहे, 40 मिनट का क्लास रहे तो बात करना छोड़ देते हैं, फिर बातें बातें करते हैं। करेंगे एक दिन बातें भी लाइव क्लास। अरे हाँ ये अच्छा है, लाइव क्लास में बातें कर सकते हैं। ओके फाइन, जब भी आपके एग्जाम्स रहेंगे ना तो मैं लाइव क्लास रख दो, उस टाइम पे ना हम चैट से बातें कर पाएंगे। चलो आज के लिए इतना रखती हूँ, तुम बोलोगे बहुत पका, चलो बाय, टेक केयर।